यदि आप भी बिहार बोर्ड मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो यह चैनल आप लोगों के लिए बिहार बोर्ड मैट्रिक व इंटर परीक्षा की तैयारी करने के लिए बनाया गया है, जिसके माध्यम से आप बिहार बोर्ड मैट्रिक व इंटर परीक्षा में पूछे जाने वाले अलग अलग सब्जेक्टों का ऑब्जेक्टिव व सब्जेक्टिव वीडियो देख सकते हैं। आप देख रहे हैं कि आज के वीडियो में हम लोग मैट्रिक परीक्षा में पूछे जाने वाले गणित के बारे में चर्चा करेंगे, अर्थात गणित के वैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ेंगे जो सीधे मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि यह चैनल आप लोगों के लिए फ्री ऑनलाइन क्लास भी लेकर आया है, और जो क्लास आप शाम को 8 बजे से 9 बजे ज्वाइन कर सकते हैं और ज्वाइन करके मैथ में 95% से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को और बात करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में और किस प्रकार से पैटर्न होते हैं। तो आपको बता दें कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में मैथ में 1 से 60 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। किन्हीं 50 प्रश्नों को उत्तर देना है, वो भी OMR शीट में। तो हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न है, ताकि हम लोगों का बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के गणित विषय में 95+ नंबर प्राप्त हो जाए। तो चलिए हम देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। तो आप देख रहे हैं कि दिया हुआ है कि 1 नंबर में 7/20 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो 7/20 का दशमलव प्रसार अशांत है या शांत है या आवर्ती है। तो दशमलव प्रसार निकालने के लिए नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग देंगे, अर्थात हम लोग 7 में भाग देंगे 20 से। तो देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग दशमलव दे के 0 लिख देंगे और 20 के टेबल में 3 बार में 60 आ जाएगा, और वही आपका जब घटा लेंगे तो 10 प्राप्त हो जाएगा। हम लोग एक दशमलव दे दिए हैं तो यहाँ 1 0 ले सकते हैं। तो 20 के टेबल में 5 बार में 100 आता है। तो हम लोग का यह भाग पूरी कट गया। अब हम लोग देखेंगे कि कितना से भाग कटा है। तो जो कटा है वो 0 दशमलव कितना है, तो 3 5 है। इसके मतलब यह संख्या जो है शांत है। क्या है? शांत है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा शांत। अब हम लोग देखेंगे दूसरा प्रश्न। आप लोग लगातार वीडियो पर बने रहिए शुरू से अंत तक। तो दिया गया है कि पाई एक संख्या है। तो पाई एक जो है अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई का मान 22/7 होता है। और दूसरा क्या होता है, तो 3.14 भी होता है, जो बिल्कुल क्या है, अपरिमेय है। चलिए अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न दिया हुआ है कि 2 संख्याओं का मसा 15 तथा लसा 105 है। 2 संख्याओं का मसा कितना है, तो 2 संख्याओं का मसा 15 है और लसा कितना है, 105 है। तो यदि उनमें से एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या निकालें। तो दूसरी संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, तो आपको करना होगा लसा गुना मसा, अर्थात 15 गुने हम लोग करेंगे 105 और बाटा में कितना कर लेंगे, तो 5 कर लेंगे और 5 से कटा लीजिए, 5 या कितना हो जाएगा 15। अब आप लोग क्या करिए, 3 से 105 में गुना कर लीजिए। तो जैसे हम लोग 105 में 3 से गुना करते हैं तो हम लोग का मान 3 × 5 = 15 के 5 हाथ का 1, 3 से 0 हाथ का 1 हो गया और 3 एकम 3, 315 प्राप्त होगा। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, जो बिल्कुल OMR शीट में भर देना है और यहाँ से 1 अंक प्राप्त कर लीजिएगा। तो अब हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या कौन है, यही देखना है। तो जो संख्याएं रूट से बाहर निकलती है वो परिमेय होती है, और जो संख्याएं रूट से बाहर नहीं निकलती हो वह अपरिमेय हो जाती है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यह जो संख्या है परिमेय है, क्योंकि 9 बाहर है और 16 का वर्गमूल 4 होता है। और यह जो आपकी संख्या वही अपरिमेय है, क्योंकि √3 का वर्गमूल नहीं होता है और √5 का वर्गमूल नहीं होता है। इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। आप OMR शीट में ऑप्शन बी भर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण हो, तो इसके लिए हल करना होगा और हल करके आप प्राप्त कर लीजिएगा कि द्विघात समीकरण आपका ऑप्शन
ऑप्शन ए अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस 5√x माइनस 14 है। अब चलिए हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न दिया हुआ है कि 188/220 का सरलतम रूप क्या है। तो सरलतम रूप निकालने के लिए हम लोग 188 को ऊपर लिखेंगे और 220 को नीचे लिखेंगे और इसे हम लोग कटा लेंगे गुना की तरह। तो हम लोग 4 से कटाएंगे तो 4 से 188, 4 चौका 16 और कितना हो जाएगा 4 सते 28, 47 बार में कटेगा। और 4 से हम लोग 220 कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा 55 बार में कटेगा। इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात 47/55। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न दिया हुआ है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या होता है। जब हम लोग द्विघात बहुपद के शून्यक निकालते हैं तो हम लोग का मान कितना आता है 2 आता है। इसलिए द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है तो 2 होती है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न दिया हुआ है कि किसी पूर्णांक p के लिए एक विषम संख्या का रूप है। तो यहाँ ऑप्शन में 2p + 1 दिया हुआ है, वही आपका 2p दिया हुआ है बी ऑप्शन, और सी ऑप्शन में p है और तीसरा क्या है p + 1 है। यदि हम लोग p को 1 मान लेते हैं तो हमें विषम संख्या प्राप्त करने के लिए p क्या हो जाएगा एक विषम संख्या हो जाएगा। लेकिन विषम संख्या का एक रूप जो होगा वो आपका 2p + क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि 2p और 1 जोड़ देंगे तो 2 1 3 हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि किसी ओ केंद्र वाले वृत्त के बाह्य बिंदु P से वृत्त पर स्पर्श 2 रेखाएं PR तथा PS खींची गई है। यदि PR का मान 8 है तो PS का मान क्या होगा। तो यदि हम लोग इस प्रकार से एक वृत्त बनाते हैं और 2 स्पर्श रेखाएं ऐसे खींचते हैं तो हम लोग देख पा रहे हैं कि बिंदु O जो है वो क्या है हम लोगों का केंद्र है। और उसके बाद यहाँ जो है P से स्पर्श रेखा खींचते हैं जिसमें यहाँ का मान R होगा और यहाँ का मान कितना होगा S होगा। तो P से जो R का मान है वो 8 है, तो बिल्कुल यहाँ P से S का मान भी कितना होगा 8 हो जाएगा, क्योंकि वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या होती है बराबर होती है। इसलिए इसका सही ऑप्शन ए सही है। चलिए अब बढ़ते हैं हम अगला प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देखते हैं 10 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि यदि अल्फा, बीटा और गामा त्रिघात बहुपद इस प्रकार से है तो उसके शून्यकों का योग क्या होगा। तो शून्यकों का योग जो होगा वो आपका हो जाएगा, जैसे द्विघात बहुपद में शून्यकों का योग -b/a होता है, ठीक उसी प्रकार यहाँ भी शून्यकों का योग जो होगा तो कितना होगा तो b/ ही क्या होगा ए होगा। तो b का जगह पर कितना दिया है b दिया हुआ है और उस आपका ए का जगह क्या है ए है, तो इसलिए इसका भी जो योगफल होगा वो b/ क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा b/a हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो दिया हुआ है कि 2 रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर रेखाएं हैं तब रेखाएं समीकरण का युग्म क्या होगा। तो जब रेखाएं समांतर होती है तो उसका युग्म क्या होता है यह आप लोग अच्छा तरह से देखा होंगे, क्योंकि आपको जब समीकरण का तुलना करके A1 और A2 बताया जाता है वहाँ बहुत अच्छी तरह से समझाया जाता है कि किस प्रकार से समांतर रेखाएं होती है, किस प्रकार से समपाती रेखाएं होती है और किस प्रकार से आपका जो है प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है। तो यहाँ दे रहा है कि समांतर रेखाएं होना चाहिए। समांतर मतलब एक दूसरे के समांतर कौन है, तो एक दूसरे के समांतर तभी होता है जब उसका कोई हल नहीं होता है। कोई हल नहीं होता है तो रेखाएं एक दूसरे क्या होते हैं समांतर होते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न दिया हुआ है कि बहुपद 2x³ - 5x² - 14x + 8 के शून्यकों का योग क्या होगा। तो शून्यकों का योग जो होगा यहाँ आपका क्या हो जाएगा तो -5/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा -5/2। लेकिन यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि फार्मूला में जो होता है माइनस में b रहता है, इसलिए 5/2 यहाँ प्लस में सही हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं हम अगला प्रश्न दिया हुआ है
कि समीकरण 9x² - 1 बराबर 0 के मूल की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक होगा कि अवास्तविक होगा कि समान होगा कि क्या होगा। तो हम लोग निकालेंगे तो 9x² - 1 बराबर क्या कर लेंगे, 0 करेंगे। और वही हम लोग जब हल करेंगे तो x² बराबर क्या हो जाएगा, तो दाहिने में 1 चल जाएगा और बाटा में 9 आ जाएगा। और जब x निकालेंगे तो रूट के अंदर क्या हो जाएगा, 1/9, जो 1/9 का वर्गमूल क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। प्लस और माइनस में इसका मूल क्या होगा, वास्तविक होगा। बिल्कुल क्या है, वास्तविक और समान होगा। ऑप्शन सी सही है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देख रहे हैं कि यदि त्रिभुज ABC तथा PQR समरूप है, यानी समरूप है, जिसमें कोण A 42 डिग्री और कोण R 80 डिग्री है, तो B का मान क्या होगा। तो त्रिभुज का तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है, जिसमें हम लोग 80 और 42 को घटा लेंगे। तो 80 और 42 कितना होता है, तो 80 और 42 122 होता है। कितना होता है, 122 होता है। तो घटाएंगे तो 8 बचेगा और 7 में से 2 गया 5, अर्थात 58 डिग्री। आपका ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। तो दिया हुआ है कि बहुपद x² - 5 के शून्यक क्या होगा। तो शून्यक निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो x² - 5 जो है उसके बराबर में क्या कर लेंगे, 0 कर लेंगे। और वही x निकालेंगे तो माइनस वाला संख्या क्या होगा, दाहिने में जाके प्लस में 5 हो जाएगा और स्क्वायर रूट के रूप में बदलेगा तो 2 मान निकलेगा। एक आपका प्लस में √5 आएगा और एक आपका माइनस में √5 आएगा। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सही आंसर आपका सी है, क्योंकि इसमें पहला मान प्लस √5 है और दूसरा मान माइनस √5 है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखेंगे दिया हुआ है कि समीकरण 3x + ky = 0 और 2x + 5y = 20 के अद्वितीय हल होने पर k का मान क्या होगा। तो अद्वितीय हल होने पर k का मान क्या होगा, तो इसे क्या करना होगा, हल करना पड़ेगा, क्योंकि अद्वितीय होने पर जो एक k का मान जो पूछा जाता है वो बिल्कुल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आपको ऑब्जेक्टिव से भी पूछा जाता है और सॉल्व करने वाला जो होता है वो 2 अंकों से पूछा जाता है। तो ऐसे प्रश्न को हम लोग बिल्कुल हल कर लेंगे सिंपल तरीक़ा से, क्योंकि जब अद्वितीय हल होता है तो क्या होता है, कोई समीकरण जो हो यहाँ बराबर नहीं होता है। तो उस अवस्था में आप k का मान क्या निकालिएगा, तो k के मान आप निकालने के लिए तो हम लोग इस प्रश्न का हल किस प्रकार से करेंगे, तो a1/a2 करेंगे। तो a1 के मान 3 दुआ है और a2 के मान जो है वो 2 है, बराबर b1 का मान जो दिया है वो k है और b2 का मान क्या है, 5 है। तो हम लोग कोने का नहीं गुना कर लेंगे। तो 2 से k में गुना करेंगे, 2k बराबर 3 से 5 में गुना करेंगे, 3 × 5 = 15 और k को फ्री करेंगे तो 15 के बटा में क्या आ जाएगा, बराबर। इसलिए इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। तो k बराबर नहीं होगा 15/2 का, क्योंकि जब अद्वितीय हल होता है तो समीकरण का तीनों जो होता है a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 का। इसलिए हम लोग बराबर लेके हल करेंगे, लेकिन आंसर में बराबर नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी वही होता है जिसका सारवा अंतर d बराबर होता है। तो आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि सारवा अंतर निकालने के लिए a2 में से a1 को घटाया जाता है, फिर बराबर a2 में से a1 को घटाया जाएगा। अब हम लोग देख रहे हैं कि a2 का मान अर्थात एक आगे बढ़ के a3 में से a2 भी आप घटा सकते हैं। तो a2 के मान यहाँ -4 है और घटाना है आपको 0, बराबर में यहाँ a3 के मान -8 है, आपको घटाना है कितना, तो -4 घटाना है। तो हम लोग देख रहे हैं कि -4 में से 0 घटेगा तो -4 हो जाएगा, वही -8 में से +4 घटेगा तो आपका क्या हो जाएगा, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, तो 4 बराबर जो होगा -4 बराबर 8 में से 4 घटा -4 आएगा। इसलिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि बिंदु -12, -12 किस पाद में स्थित है। तो हम लोग जो जियोमेट्री जो पढ़ते हैं, जियोमेट्री कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, इसमें पहला जो मान प्रथम में प्लस होता है और दूसरा मान माइनस और क्या होता है, प्लस होता है, और तीसरा जो मान होता है वो माइनस होता है, और चौथा जो मान होता है वो पहला क्या होता है, प्लस और बाद वाला माइनस में होता है। तो हम लोग का जो मान है दोनों माइनस में है, इसलिए तृतीय चतुर्थांश में स्थित होगा। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगला प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न दिया हुआ है कि किसी समांतर श्रेणी के लिए निम्नलिखित में कौन सूत्र सत्य है। तो
समांतर श्रेणी के लिए आपका सही सूत्र हो जाएगा SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 टू d। यही बिल्कुल आपका सही है। और साथ में यदि ये भी प्रश्न दिया रहे तो दोनों सही है, इसलिए ए तथा बी दोनों ऑप्शन क्या होंगे, बिल्कुल सही होंगे। चलिए बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि द्विघात बहुपद bx² प्लस ax प्लस c बराबर 0 का विभवांतर क्या होगा। तो आप लोग देखते हैं कि जब हम लोग का फार्मूला में ax² और bx के रूप में रहता है और प्लस में c रहता है, तो वहाँ हम लोग का d का मान जो होता है वह b² माइनस 4 गो ac होता है। लेकिन यहाँ बिल्कुल बदलाव कर दिया गया है, यहाँ a के जगह पर b और b के जगह पर क्या दिया हुआ है, a दिया हुआ है। तो d बराबर क्या होगा, हम लोग फार्मूला लगाएंगे b² माइनस 4 ac, जबकि b के जगह पर कितना है, a दिया है, तो इसलिए a² और माइनस 4 गुने a का मान कितना है, तो b है, और c का मान कितना है, तो c है, इसलिए a² माइनस क्या हो जाएगा 4bc। तो a² माइनस 4bc जो होगा बिल्कुल आपका सही होगा। तो यह कौन सा उत्तर सही होगा, तो हम लोग देख रहे हैं कि a² माइनस 4bc आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि किसी त्रिभुज की वर्ग जो है वो दिया गया है, इसे आप निकाल के आंसर बना सकते हैं, बिल्कुल क्या होता है, आसान होता है। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न की बात करें, क्योंकि इसको निकालने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए हम बता दिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाकर आप निकाल सकते हैं। अब देख रहे हैं कि सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, तो सभी जो समबाहु त्रिभुज होते हैं वो क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। तो आज के इस वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के वीडियो में इतना ही, और फिर हम लोग दूसरा पार्ट लेकर आएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।